क्रांति यूट्यूब बैच का लेक्चर नंबर 31। तो भाई आपका मेरे से शिकायत ये है कि सर लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। भाई मैं लेक्चर अपलोड कर तो रहा हूं, लेकिन मैं तो गणित के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, मैथ की सीरीज के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आप उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हो कम। तो ठीक है भैया, जैसे ही आपका हुक्म रहेगा वैसे ही हम काम करेंगे। मैंने सोचा था कि 20 नवंबर से लेकर 10 फरवरी तक अच्छे खासे 80 दिन हैं, तो इस दौरान मैं आपके लिए क्रांति यूट्यूब बैच में लेक्चर रिज्यूम करके लगातार डालता चलूंगा। परंतु आपने 20 नवंबर से पहले ही हमको जो है बुला लिया कि बोले सर अभी इसी वक्त क्रांति यूट्यूब बैच को रिज्यूम किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई मैथ की दिलचस्पी आप लोग कम दिखा रहे हो, तो उसको फिलहाल मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ। 4-5 लेक्चर मैं उस सीरीज में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 10 लेक्चर मुझे मैथमेटिक्स के अपलोड करने हैं, ताकि आपका सीसेट और आपका मेंस का मैथ पूरा कवर हो जाए। ताकि एमपीपीएससी के नाम पर कोई भी मेंस मैथ की टेंशन लेता है तो वो सारी मैथ की टेंशन एकदम छूमंतर हो जाए। बट कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता हूँ। क्रांति यूट्यूब बैच रिज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 16 फरवरी तारीख आ चुकी है और मैं आपको पूरे सब तौर तरीके समझा चुका हूं कैसे क्या आपको तैयारी करनी है। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर के बारे में बताऊं, क्रांति यूट्यूब बैच का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 31 है। इस लेक्चर से नई कहानी शुरू हो रही है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आपको पता है क्रांति यूट्यूब बैच आप सभी के सामने अलग अलग टॉपिक्स को लेके आता है। तो लेक्चर नंबर 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर 1 होगा। क्रांति बैच का लेक्चर 31 है, लेकिन इस टॉपिक का लेक्चर 1 है। 2025 बिल्कुल फुल अप टू डेट। क्या डिस्कस करूंगा? पार्ट 1 रहेगा ये, लेक्चर 1 पार्ट 1। आर्थिक समसामयिकी यानी कि मिसलेनियस इकोनॉमी के जो फैक्ट रहते हैं 2025 के फुल अपडेटेड रैंक इकोनॉमिक सर्वे बजट सब मिला मिलू के पूरा निचोड़ के फैक्ट्स आपके लिए लेके आया हूं। और आगे बढ़ूं तो आपको सबसे पहला काम पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स की बीमारी का इलाज 2 दवाइयों में छुपा हुआ है। आपकी प्रीलिम्स की बीमारी का इलाज दवा नंबर 1 क्या है? ये वाली वीडियो जो मैंने दिवाली से पहले डाली थी कि नवंबर से फरवरी 4 महीने गए, 4 महीने बाकी, तो आप सेल्फ स्टडी से कैसे प्रीलिम्स निकाल सकते हो। इस दवाई को फॉलो कर लो और इस दवाई के साथ क्रांति यूट्यूब बैच की सारी वीडियोस को फॉलो कर लो। मैं पूरी क्रांति यूट्यूब बैच की वीडियो का जो लिंक है ना, लेक्चर नंबर 1 से वर्तमान तक भविष्य तक, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए हैं उनको भी देख लेना, वर्तमान वाले भी देख लेना, आगे वाले भी देख लेना। लेकिन अब मेरा फंडा क्लियर हो गया है कि आप मुझसे 16 फरवरी तक क्रांति बैच के अंदर भरा भर लेक्चर चाहते हो, तो अब मैं वही करूंगा। मैं अपना इधर उधर दूसरी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाने वाला। मैथ का फंडा भी सीरीज को पूरा करके उसको खत्म कर दूंगा और पूरा ध्यान इसी पर डालूंगा। इकोनॉमी दोस्तों एक ऐसी चीज है ना, इकोनॉमी वाली जो यूनिट है ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी यूनिट है जिसको जहां से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बड़े मुश्किल से महसूस होते हैं, ऊट पटांग से क्वेश्चंस आते हैं। आपने हमारी दवाई नंबर 1 खा ली जो हमने बताई है आपको, दवाई नंबर 1 खाने के बाद भी आपको समस्याएं आ जाएंगी क्वेश्चंस में। तो क्रांति बैच है ना आपके लिए। और उसके अंदर भी जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है ना दोस्तों, अर्थव्यवस्था वाला, बड़ा ही पेचीदा होता है, बड़े ऊट पटांग से प्रश्न उसमें आते हैं। तो आपको ऐसा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर और इससे आगे आने वाली 8-10 वीडियोस में, और या हो सकता है थोड़ी सी और 15-20 वीडियोस मान लो, क्योंकि मैं उसमें पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ही डील करने वाला हूं। समझ में आ रही है आपको चीज? बढ़िया। तो आपको पता है ये मेरी जादुई डायरी है, सारे फैक्ट्स, सारा माल पानी क्रांति बैच से संबंधित मैं इसी में लिख के लाता हूं। और आपको यहां मैं लिखता हूं 10%, आपको यहां पर बताता हूं 100%, क्योंकि 10% थोड़ा सा हिंट के लिए मुझे भी याद रहना चाहिए, नहीं तो मैं बताते बताते कुछ ना कुछ फैक्ट्स मिस कर सकता हूं। तो मैं इसको अपने हाथ में रखूंगा ताकि मुझसे कुछ भी मिस ना हो। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी कहानी पर, समझेंगे, जानेंगे पूरी बात को। तो ये देखिए साफ स्पष्ट लिखा है सबसे पहला प्रश्न,
और जिससे पहले कि आप मुझसे पीडीएफ की मांग करें, तो हो सकता है आप नए विद्यार्थी हो तभी पीडीएफ की मांग कर रहे हो। क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाती है, हर एक चीज शॉर्ट में आपको लिखनी है। कहां लिखनी है? आपको एक अलग से फ्रेश रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर के गत्ते पर आपको बड़ा बड़ा लिख देना है क्रांति यूट्यूब बैच एमपीपीएससी प्री 2025, और वही रजिस्टर में आपको शॉर्ट में बातें लिखनी है और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाना है। क्योंकि भैया तुम चारों दिशाओं में घूम लेना, अंत में आपको क्रांति यूट्यूब बैच पर ही आके रुकना पड़ेगा, क्योंकि यही वो बैच है जो किताबों के बाहर ऊट पटांग वाले क्वेश्चंस, जिनकी संख्या 15 से 20 रहती है प्री में, उनको डील यही बैच करवा पाएगा और कोई नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों जो हमको देखने को मिल रहा है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, और हिंदी में समझ के ये टेंशन मत लेना कि सर ये इंग्लिश वालों के लिए नहीं है क्या, पूरी तरीके से इंग्लिश वालों के लिए भी है। आपके सामने टीचर खड़ा है इंग्लिश वाला, आपको टेंशन की जरूरत क्या है? दोनों महारत हासिल है हमको दोनों भाषाओं में। तो इंडिया की इकोनॉमी का एक टारगेट इन्होंने बनाया है, कितने का? 30 ट्रिलियन। कितने का दोस्तों? 30 ट्रिलियन। आप ना कभी भी ट्रिलियन में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ट्रिलियन को हिंदी में बोलना है तो आप इसको बोल सकते हो लाख करोड़। आप ट्रिलियन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते तो क्या का प्रयोग कर सकते हो? लाख करोड़। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 लाख करोड़ तो उसका दूसरा मतलब क्या हो गया? 10 ट्रिलियन। इतना हो गया। तो हमको भारत की इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर का बनाना है। तो ये लक्ष्य सरकार ने कब तक का सेट किया है? तो ये लक्ष्य दोस्तों सरकार ने सेट किया है 2047 का। याद रह जाएगा फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अगले फैक्ट पर चलेंगे। अगला फैक्ट हमसे क्या कहता है? अगला फैक्ट कहता है दोस्तों, यहां पर एक योजना की चर्चा हो रही है। यहां पर एक योजना की चर्चा हो रही है जिसका नाम है पीएम आशा। पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म क्या है? पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, ए का मतलब अन्नदाता, एस अन्नदाता, आय। अच्छा, यहां पर 2 ए आ जाएंगे फिर तो। ए फॉर अन्नदाता, ए फॉर आय, एस फॉर संरक्षण अभियान, इस तरीके से। तो इसको इन्होंने पूरा नाम दिया है पीएम आशा, है ना? हाँ, डबल ए के साथ इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा पीएम आशा। तो पीएम आशा योजना के अंतर्गत 15th फाइनेंस कमीशन, कौन सा फाइनेंस कमीशन? 15वां फाइनेंस कमीशन के कायदे कानून के अनुसार 2025-26 तक कुल कितना एक्सपेंस किया जाएगा? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। वापस सुनो कि जो पीएम आशा योजना है, पीएम आशा अभियान है, तो पीएम आशा अभियान के अंदर 2025-26 तक टोटल कितना खर्चा किया जाएगा, और इस योजना की मंजूरी 15वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग ने भी दे रखी है। तो कितना रुपया खर्च किया जाएगा? 35,000 करोड़ रुपए। अगर मुझको लेस, मीडियम और हाई, यानी कि कम इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट और हाई इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा। कम इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे शब्द ही लगा है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सारे हैं जो इस लेक्चर में आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जो पहले पढ़ा था 2047 वाला, वो थोड़ा हाई कैटेगरी में, ये थोड़ा सा मैं इसको लो कैटेगरी मानूंगा। ओके, अच्छा, पीएम आशा योजना के बारे में मैं कुछ लिख के लाया हूं क्या आपके लिए? बिल्कुल लिख के लाया हूं दोस्तों। पीएम आशा योजना जो है ना, इसको 2018 के बजट में लॉन्च किया गया था। कौन से बजट में लॉन्च किया था इसको? इसको 2018 के बजट में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि जो किसान है ना, जो किसान है, फार्मर्स, वो जितना भी एक्स्ट्रा अनाज उगा रहे हैं, तो सरकार उस एक्स्ट्रा अनाज का 25% खुद खरीदने की कोशिश करेगी। सरकार उस एक्स्ट्रा अनाज का 25% खुद खरीदने की कोशिश करेगी और किसानों को जल्द से जल्द आय
उपलब्ध कराने में हेल्प करेगी। तो 2018 याद रखना, 25% याद रखना, और कितना खर्चा कर दिया जाएगा 2025-26 तक, 35,000 करोड़। और चीज याद रखना कि पीएम आशा, सिंपल आ गया, तुमको अन्नदाता समझ जाओगे, किसान को कनेक्ट कर दोगे, लेकिन अगर इतना आ गया पीएम आशा योजना का संबंध किससे है, तो उसमें ऑप्शन में आ गया आशा कर्मचारी, ऊषा कर्मचारी, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन पीएम आशा योजना का संबंध किससे है, किसानों से है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट हमसे क्या कहता है, बिना चिंता के देखें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य का मतलब होता है दोस्तों कॉमर्स, और उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन, पीयूष गोयल। सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का इन्होंने उद्घाटन किया है। कब किया है, 22 सितंबर 2024 को। कौन सी चीज का उद्घाटन किया गया है, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया का उद्घाटन कहां किया गया है, इन्वेस्ट इंडिया का उद्घाटन सिंगापुर में किया गया है। कब किया गया है, 22 सितंबर 2024। हो जाएगा, सिंगापुर याद हो जाएगा। योजना का नाम, कब लॉन्च किया है, मैंने उसके अतिरिक्त कुछ और लिखा है क्या। हाँ, एक चीज दोस्तों मैंने यहां पर लिखी है कि जो इन्वेस्ट इन इंडिया योजना है, इसकी जो जड़ें हैं वो 2009 से जुड़ी हुई हैं। वैसे इन्वेस्ट इन इंडिया को शुरू कब किया गया था, 2009 में। अब आप कहोगे सर ये तो 2024 है। अरे भैया, वो सिंगापुर के नजरिए से बात हो रही है, सिंगापुर में अभी शुरू किया गया है, लेकिन वैसे जो इसकी शुरुआत है ओरिजिनल, वो कब से हो रखी है, 2009 से। इस बात को याद रखना। आगे देखें दोस्तों, अगला फैक्ट। अगला फैक्ट हमसे क्या कहता है, अगला फैक्ट दोस्तों बात करता है बीईई। इसकी फुल फॉर्म सिंपल लिखी हुई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हो जाएगा, ये तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। तो बीईई के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, गाड़ियां चार्ज होती है ना इलेक्ट्रिक चार्जिंग, तो भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है। तो आंसर बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, बीईई के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां मौजूद हैं, कर्नाटक में मौजूद हैं। याद रह जाएगा आपको, याद रहना भी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में इतना बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर चल रहा है। तो भैया कॉरपोरेट सेक्टर है तो लोग नौकरियां भी कर रहे होंगे, लोग नौकरियां कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चला रहे होंगे, तो वहां पर चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हैं। और फिर देख लो उसी सीक्वेंस में कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही एमपी के पड़ोसी राज्य हैं, नेबरिंग कंट्रीज। तो सेकंड रैंक पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां पर है, महाराष्ट्र। याद रखना बड़ा सिंपल है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, भीड़ है, कहां तक पेट्रोल खर्च होगा, तो बिजली वाले स्टेशन लगा दिए हैं। और तीसरे नंबर पर योगी बाबा जी ने कहां लगवा दिए हैं, यूपी में। तो नंबर 1 कर्नाटक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कौन है, यूपी है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या देखने को मिलता है कि हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का शीर्ष खरीदार देश कौन बन गया है। रूसी तेल मतलब रशिया से ऑयल कौन खरीद रहा है। पहले सबसे ज्यादा रशिया से जो ऑयल खरीदता था वो चाइना था, लेकिन अब चाइना को पीछे कर दिया है। किसने, भारत ने। इंडिया सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, कहां से, रशिया से। पहले रशिया से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा था, चाइना। हो जाएगा सिंपल। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है यूपीएस। फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो पेंशन योजना शुरू करी है यूपीएस, इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला स्टेट बना है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, देख लेता हूं कुछ अतिरिक्त लिखा है। जी हां दोस्तों, लिखा है, क्या लिखा है हमने यहां पर कि 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी? न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस कहते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम को क्या किया गया था? लागू किया गया था। पेंशन वेंशन का सिस्टम हटा दिया था ना 2004 से, ये वही वाला सिस्टम है। पेंशन वेंशन का सिस्टम हट गया था, एनपीएस प्रणाली आ गई थी। अब इसी एनपीएस प्रणाली की जगह किसने ले ली है? यूपीएस ने। यूपीएस को कब लॉन्च किया गया है? तो 24 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024। ये मैंने अतिरिक्त लिखा हुआ है, मैं इसलिए अतिरिक्त लिख लेता हूं डायरी में ताकि मैं पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग से एक फैक्ट भी मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है यार, आसपास का भी उसमें लिखवाना बहुत जरूरी है। तो ये चलती थी, कब से चलती थी? 1 जनवरी 2004 एनपीएस। अब एनपीएस हट गया, क्या आ गया है? यूपीएस आ गई है पेंशन योजना 24 अगस्त 2024 से। और इस योजना को सबसे पहली बार लागू कौन से राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। अच्छा, जरा देखें, अब ये जो यूपीएस योजना आ गई है पेंशन की, इसमें क्या होगा? जो भी आपका लास्ट वेतन रहा होगा, जो भी दोस्तों आपकी लास्ट सैलरी रहेगी, लास्ट सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। आपकी नौकरी से रिटायर होने से पहले जो भी आपकी लास्ट सैलरी रही होगी उसका 50% पेंशन आपको मिलेगा। एक बहुत प्यारी बात मैंने और लिखी थी, देखना। जिस व्यक्ति ने केंद्र सरकार में, जिस व्यक्ति ने केंद्र सरकार में 10 साल पूरे कर लिए हैं, कौन सी सरकार में? केंद्र सरकार में। तो जिस व्यक्ति ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसे मिनिमम 10,000 की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। उसे मिनिमम कितने हजार की पेंशन मिलेगी? 10,000 की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये दो बात याद रखना, जो कि नई वाली जो पेंशन योजना आ गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें हो गया है। और इसने किसकी जगह ली है? एनपीएस की जगह ली है। और यूपीएस योजना को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है? महाराष्ट्र ने। फिर देखते हैं दोस्तों आगे और क्या लिखा है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट, व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन सी वाली? 2023 वाली। दोस्तों 2023 से मुझे कुछ याद आया, एमपीपीएससी 2025 में जो होगा उसको 2024 से संबंधित बातों की दिलचस्पी तो होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2024 से पुराने जो वर्ष हैं, खास तौर पर 2023, उसमें भी वो पूरी दिलचस्पी दिखाएगा। 2 साल को तो वो बिल्कुल पकड़ के चलता है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट लॉन्च करी है 2023 की। तो उसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर था? वैश्विक कृषि निर्यात क्या होता है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। क्या होता है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो वर्ल्ड लेवल पर, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने कितना कृषि का निर्यात किया, कितने एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया? तो इंडिया ने काफी सारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया 2023 वर्ष में। तो उस एक्सपोर्ट के अनुसार इंडिया कौन सी रैंक पर आया है? इंडिया 8वीं रैंक पर आया है। क्लियर हो गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 वर्ष में जितना भी कृषि उत्पाद बेचा है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है, उस मामले में इंडिया का 8वां स्थान रहा है। दोस्तों ये वेरी ये मतलब हाई कैटेगरी में इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसको कहूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव, कैसे बोलते हैं इसको? एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप, फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनिशिएटिव। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? ASI। तो आप इसको एक पहल मान लो, इनिशिएटिव मान लो, उसके नाम में ही लिखा है। तो ASI ने अपना V3 सर्टिफिकेशन दिया है कौन सी पहली भारतीय कंपनी को? तो इसका नाम है बाल्को, और ये कहां पर स्थापित है? छत्तीसगढ़ में। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो सुनना, जब भी तुम किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो तुमको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट आपकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो भारत की पहली कंपनी जिसे ASI की तरफ से कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? V3 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो ये भारत की सबसे पहली कंपनी है, नाम है इसका बाल्को, और ये कहां पर बेस्ड है? ये छत्तीसगढ़ में बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, अब ये V3 सर्टिफिकेट मिलने का मतलब क्या है? V3 सर्टिफिकेट मिलने का दोस्त ये मतलब है कि इससे पता है क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि ये कंपनी एल्यूमिनियम बना रही है, ये कंपनी एल्यूमिनियम बना रही है, और एल्यूमिनियम बनाने के साथ साथ ये इन बातों का ध्यान दे रही है कि जो हरित गृह गैस होती हैं, जो हमारे पृथ्वी को गर्म कर देती हैं, ये उसको उत्सर्जित नहीं कर रही, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकाल रही। तो मतलब एल्यूमिनियम बनाने के चक्कर में अर्थ गर्म नहीं हो रहा है। दूसरा, एल्यूमिनियम बनाने के चक्कर में ये कंपनी जैविक विविधता को खराब नहीं कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को ये खराब नहीं कर रही है ना। अच्छा, तीसरा, एल्यूमिनियम बनाने के चक्कर में ये कंपनी वहां के लोकल लोग जो होते हैं ना, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को तोड़ नहीं रही है। नहीं तो होता है ना, कोई प्रोडक्शन हम लोग करना शुरू करते हैं और हम उतने भूखे हो जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, पर्यावरण खराब कर रहे हैं, वहाँ के लोगों, जो लोकल लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब बाल्को कंपनी को ASI की तरफ से कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है? V3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बाल्को ना सिर्फ एल्यूमिनियम बनाता है, परंतु पृथ्वी का और लोगों का भी ध्यान रखता है। तो बाल्को छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य। उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम ऑयल पाम प्रोसेसिंग, ऑयल पाम ऑयल होता है ना, पाम से जो ऑयल निकलता है, पाम का पेड़ देखा होगा आपने। तो भारत का प्रथम ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र का मतलब होता है यूनिट, की स्थापना कहां करी गई है? तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है 3F ऑयल पाम कंपनी। जिस कंपनी ने ये यूनिट ओपन करी है ना अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम क्या है? 3F ऑयल पाम कंपनी। अब आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि वहां पर पाम ऑयल का ही धंधा चलता है दोस्त। तो जहां पाम ऑयल इतना ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है, तो इंडस्ट्री तो वहीं ना खुलेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में खोल दी है, और ये भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में शुरू किए गए बायोफार्मास्यूटिकल, वैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है बायोफार्मास्यूटिकल, दवाइयों से संबंधित है। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन, गठबंधन मतलब एक तरीके का अलायंस। तो बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन में हाल ही में किन देशों ने भाग लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आ रहा है तो अमेरिका कहां से रह जाएगा? दक्षिण कोरिया अमेरिका का पड़ोसी कह लो, जापान और यूरोपियन यूनियन। याद रह पाएगा? क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन का हिस्सा, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है? तो अगर उसमें ऑप्शन आ गया रशिया,
तो आप रशिया को वहां पर क्या कहोगे कि भैया रशिया नहीं है, जहां भारत है वहां रसिया हो जरूरी नहीं है। यहां पर कौन कौन है? इंडिया है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन है। इतना क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बात याद रखना कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल बैंक, पैसा, इनकी बात थोड़ी ना होती है। अर्थव्यवस्था मतलब वो हर एक चीज जो आपके देश को चलाती है, वो एग्रीकल्चर भी है, उद्योग भी हैं, हर प्रकार की चीज है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इकोनॉमी के दायरे को कम मत आंकिए। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के अनुसार, ब्रांड फाइनेंस एक कंपनी मान लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के अनुसार घोषित भारत का सबसे मूल्यवान, मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो है टाटा ग्रुप। कौन सा है? टाटा ग्रुप। तो ये ब्रांड फाइनेंस ने भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बताया है। किसे? टाटा ग्रुप को, वर्ल्ड का नहीं। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल। एप्पल के बाद है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पर है गूगल, और भारत के नजरिए से दी वन एंड ओनली टाटा ग्रुप। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो अगला फैक्ट हमको क्या नजर आएगा? यहां पर एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें हाल ही में इंडिया की जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसको शामिल किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू त्वरित भुगतान से संबंधित है। अब आपको हो सकता है ये इतनी हिंदी ना हिंदी वालों को समझ में आए और इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो सुनना दोस्तों मेरी बात, मैंने पूरा लिख लिया है यहां पर, सुनिए। हाँ सही लिखा हुआ है, बढ़िया है, पूरा लिखवाएंगे आपको। प्रोजेक्ट नेक्सस, पहली बात तो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है वो हमको जानना है। प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो ये BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी आप लेन देन करते हो ना पैसों का, उसके ट्रांजैक्शन को सेटल करवाने का काम करती है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। तुम लोग यूपीआई करते हो इंडिया के अंदर रहकर, और यूपीआई में तुम पेमेंट करते हो तो पेमेंट हाथों हाथ हो जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग पता है क्या कहते हैं? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। लिख लेना जो रजिस्टर में बनाओगे। तो यूपीआई कौन सी तकनीक का यूज करता है? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश के अंदर ही इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यूज होता है, हर देश के अंदर यूज होता है। अब आप कहोगे सर हर देश के अंदर यूपीआई तो है नहीं। तो भैया सुनो, यूपीआई एक तरीका है पेमेंट या लेन देन करने का, और वो तरीका तकनीक कौन सी यूज कर रहा है? IMPS की, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की। दूसरे देश भी हैं जो यूपीआई के तरीके से लेन देन नहीं करते, वो अपनी नेट बैंकिंग से लेन देन करते हैं। ऑनलाइन उनकी बैंकिंग का ऐप होता है, उससे लेन देन करते हैं, यूपीआई नहीं करते। ऑनलाइन बैंकिंग का ऐप हमारे पास भी होता है, उनके पास भी होता है, तो वो फटाफट वहां से पेमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं बाय यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो हर देश अपना अपना इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यूज कर रहा है। लेकिन जब हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना दोस्तों, मुझे अमेरिका में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो हाथों हाथ नहीं हो पाता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर चीज कर रहे हो, एक देश से दूसरे देश के बीच में कर रहे हो, तो कितने सारे चेक होते हैं ट्रांजैक्शन के, तब जाके वो पेमेंट सेटल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में यह किया जाए कि इस देश में इस दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश का अपना अपना इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। तो हर देश के इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि एक देश से दूसरे देश के बीच कोई भी मुझको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है
तो बिल्कुल भी समय ना लगे, जितना तेज ट्रांजैक्शन अपने देश के भीतर होता है उतना ही वो तेज ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पर भी हो जाए। तो हर देश के इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूंगा। ये जो है ना दोस्तों BIS, इसके बारे में एक चीज याद रख लो कि जो इसकी स्थापना है वो 1930 में हुई थी और इस वक्त इसके अंदर दुनिया की 63 केंद्रीय बैंक शामिल हैं। जैसे इंडिया की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? RBI। ऐसे ही अलग अलग देशों की भी अपनी अपनी सेंट्रल बैंक हैं। तो इस BIS वाली बैंक के अंदर टोटल कितनी बैंक शामिल हैं? इस पूरी दुनिया की 63 बैंक। अब आप कहोगे सर 63 बैंक तो बहुत कम है। तो भैया ये जो 63 बैंक है ना सारे बड़े बड़े देशों की हैं। मतलब इस दुनिया का पूरा GDP का 95% ये 63 बैंक ही अपने से चलाती हैं। मतलब ये 63 बैंकों को कम मत समझना कि दुनिया में देश तो 195 से भी ज्यादा हैं, परंतु यहां पर तो केवल 63 सेंट्रल बैंक दिख रही हैं। तो ये 63 सेंट्रल बैंक इतनी बड़ी हैं कि पूरी दुनिया का 95% GDP कंट्रोल करती हैं साहब। आगे बढ़े, चलो आगे देखो अगला फैक्ट क्या कह रहा है हमसे। अगला फैक्ट कह रहा है, यहां पर एक और शब्द की बात हो रही है तो फुल फॉर्म की ज्यादा टेंशन मत लो। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। सुनने में ऐसा कुछ लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर व्यापार संबंधित कोई रिसर्च हो रही है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, शॉर्ट में GTRI, इनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है और इनकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, मतलब इंडिया ने सबसे ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप जो करी है, इंडिया ने सबसे ज्यादा 2023-24 में बिजनेस पार्टनरशिप जो करी है। बिजनेस पार्टनरशिप मतलब कुछ नहीं होता, लेन देन करना होता है, धंधा करना आपस में बीच में। तो सबसे ज्यादा इंडिया ने किस देश के साथ बिजनेस किया है? चीन। दुश्मन सबसे बड़ा है लेकिन बिजनेस में भी नंबर 1 है। तो चीन के साथ इंडिया ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। अमेरिका के साथ इंडिया ने दूसरे नंबर पर बिजनेस किया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE के साथ इंडिया ने तीसरे नंबर पर बिजनेस किया है। याद रह जाएगा, सबसे पहले हमने अपने दुश्मन चाइना के साथ बिजनेस किया, फिर हमने अमेरिका के साथ बिजनेस किया और फिर हमने UAE के साथ बिजनेस किया है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया ने इन 3 देशों के साथ किया है। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कॉरपोरेट, अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। टेंशन मत लो अंग्रेजी की, हम हैं तो अंग्रेजी की टेंशन लेना तो बिल्कुल बंद कर दो। हमारे होते हुए भी आप ये कहो कि अंग्रेजी में टीचर नहीं है तो भैया देखो फिर आप झूठ बोल रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में नई कंपनियों का सर्वाधिक पंजीकरण किस राज्य में हुआ है? नई कंपनी मतलब न्यू कंपनीज, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। तो 2023-24 के वर्ष में किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो 2023-24 वाले वर्ष में सबसे ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण हुआ है महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है यूपी में और थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है दिल्ली में। यूपी खतरनाक काम कर रहा है यार। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूपी कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था ना। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, सॉरी, सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी था। अब यहां पर भी क्या चल रहा है? यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर सबसे ज्यादा नई कंपनी कहां खुली है? महाराष्ट्र में, फिर कहां खुली है? यूपी में, और फिर कहां खुली है? दिल्ली में। इतना क्लियर हो जाएगा। अगले फैक्ट की ओर दोस्तों हम चलते हैं। यहां पर बात हो रही है किसकी? NSO की, है ना। NSO, बिल्कुल सही बात है। NSO, नेशनल
स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर, खत्म, एनएसओ। तो एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 में शुद्ध राष्ट्रीय आय, अरे भैया घबराओ मत, रुक जाओ। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, नेशनल इनकम। शुद्ध मतलब क्या हो गया? नेट। एक होती है ग्रॉस, और ग्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं? सकल हिंदी में। और नेट को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रीसिएशन यानी कि घिसावट को हटा देते हैं तब निकलता है नेट। खैर वो सब छोड़ो आप। हमारे देश में जो सही मायने में जो इनकम देखी जाती है वो ये वाली देखी जाती है। अगर आपको इकोनॉमी का बेसिक फंडा कुछ नहीं पता ना, आप जब भी हमारा ऑनलाइन मेंस का कोर्स पढ़ोगे उसमें इकोनॉमी के लेक्चर्स देखना। मजाल एक ऐसी चीज आपकी इकोनॉमी में रह जाए जो आपको समझ में ना आए, हर चीज आपको क्लियर दिमाग में घुसेगी। तो इंडिया की जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, नेट नेशनल इनकम, वो 2023-24 की कितनी रही है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है वो दो कीमतों पर कैलकुलेट की जाती है। कौन सा? एक कैलकुलेट की जाती है स्थिर मूल्य, एक कैलकुलेट की जाती है स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस, और एक कैलकुलेट की जाती है वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस। वर्तमान में जो कीमतें बड़ी होती हैं उसमें काफी ज्यादा महंगाई का भी योगदान होता है। तो इसीलिए हम सही मायने में जब भी अपनी आय देखते हैं तो वो बीते वर्ष के अनुसार देखते हैं जब महंगाई नहीं रही होती है। समझना अभी मेरी इस बात को। तो हम वो क्या पूछ रहा है कि वो आपसे भारत की नेट नेशनल इनकम पूछ रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय आय किस वर्ष में? 2023-24 में। परंतु वो कौन सी कीमतों पर पूछ रहा है? वो स्थिर कीमतों पर, कांस्टेंट प्राइस पर पूछ रहा है। और किस वर्ष का कांस्टेंट प्राइस लेने को कह रहा है? 2011-12 का। तो उसके अनुसार भारत ने कितना कमाया है? 148.91 लाख करोड़। और मैंने आपसे कहा था लाख करोड़ को आप सिंपल क्या बोल सकते हो? ट्रिलियन। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखो फॉर्मूला क्या बना। इंडिया ने 2011-12 के स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस के अनुसार 2023-24 के अंदर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम कमाई है वो है 148.9 ट्रिलियन। इतना क्लियर हो गया? ये रुपीस में है दोस्तों, है ना? ये काय में है? 148.9 ट्रिलियन रुपीस। इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? प्रीलिम्स ही तो है। अरे भैया प्रीलिम्स के नाम पर ऐसे भी मत हरकत कर दिया करो कि आप कुछ ही समझने की कोशिश ना करो। एक बार समझ जाओगे तो जीवन भर याद रहेगा, दूसरों को भी बता पाओगे, खुद के दिमाग की क्लैरिटी भी अच्छी रहेगी। अब सुन लो, ये आपसे पूछ सकता है, एक शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, शब्द का नाम क्या है? बेस ईयर। कौन सा प्रयोग होता है? बेस ईयर। बेस ईयर दोस्तों वो वर्ष होता है जिसकी कीमतों को लेकर आप वर्तमान में अपनी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हो। तो कोई भी आपसे वर्तमान में पूछ ले कि भारत का बेस ईयर फिलहाल क्या है, तो भारत का बेस ईयर फिलहाल 2011-12 है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। भारत का बेस ईयर पहले क्या हुआ करता था? तो वो 2005-2006 हुआ करता था। और ये 2005 और 6 इन्होंने कब बदला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये इन्होंने 2005-6 नहीं, 2004-5 होता था, 2004-5।
तो 2011-12 बेस ईयर बनने से पहले कौन सा होता था? 2004-5। तो 2004-5 बेस ईयर को बदला गया 2015 के अंदर, और बदलने के बाद बेस ईयर कौन सा बना दिया गया? 2011-12। और देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप 2015 के अंदर आ गए हो और 2015 के अंदर आके आपने सोचा कि आज भी हम अपना बेस ईयर 2004 मान के चल रहे हैं, थोड़ा काफी पुराना है, तो एक काम करते हैं, अब से भारत देश अपना जो बेस ईयर मानेगा वो 2011-12 मानेगा। और 2011-12 में जो महंगाई चल रही थी, जो कीमतें चल रही थी, उनके अनुसार हम भविष्य में अपनी जो आय है वो देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप तो कह दोगे मेरी आय बढ़ गई है, लेकिन वर्तमान में महंगाई भी तो बढ़ी है ना, इसलिए तुम्हारी बढ़ी हुई आय का कोई मतलब नहीं है। तुम तो ये बताओ कि अगर महंगाई पुराने जमाने जैसी होती तो पुराने जमाने के हिसाब से तुम्हारी आय कितनी थी? अभी तो तुम्हारी आय बढ़ी हुई दिखेगी। तो तुम्हारी आय जो अभी बढ़ी हुई दिख रही है ना, वो बढ़ी हुई महंगाई की वजह से दिख रही है, अन्यथा तुम्हारी आय इतनी बड़ी नहीं है। तो इसीलिए तुम अपनी आय जो है वो वर्तमान कीमतों को हटा के तुम बेस ईयर की पुरानी कीमतों के अनुसार बताओ, तब जाके पता चलेगा कि वास्तव में तुम्हारी आय कितनी बड़ी है। तो दोस्तों पूरा निचोड़ दिया मैंने दिमाग अपना आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा, अगर फिर भी मैं ना समझा पाया हूं तो लानत है मेरे ऊपर साहब। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हो? सीधा पैसा जो भारत के अंदर निवेश किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर्वाधिक किन देशों से प्राप्त हुआ है? मतलब 2023-24 के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई यानी कि सबसे ज्यादा भारत में पैसा निवेश किस देश ने किया है? सिंगापुर ने किया है दोस्तों। सिंगापुर के बाद किसने किया है? मॉरिशस ने किया है। मॉरिशस के बाद किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो SMU, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है भारत में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सुनो, हाल ही में आरबीआई ने 100 टन सोना वापस मंगाया है। कौन से देश से? ब्रिटेन से। इसको तो भैया बहुत कीमती मान लो, पूरी उम्मीदें हैं कि ये टपकेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आरबीआई ने 100 टन सोना कहां से वापस मंगाया है? ब्रिटेन से वापस मंगाया है। उसके बाद देखो दोस्तों, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, गंतव्य का मतलब क्या होता है? गंतव्य का मतलब होता है, गंतव्य को मतलब आप सेंटर बोल दो, एक्सपोर्ट सेंटर, एक्सपोर्ट एरिया। तो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर कौन सा रहा है? इसका मतलब समझ गए कि इंडिया ने सबसे ज्यादा माल किसे बेचा है? इंडिया ने सबसे ज्यादा माल किसे बेचा है? और माल जब हम दूसरे देशों को बेचते हैं, इसी को हम लोग एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कहते हैं दोस्तों। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा माल जो एक्सपोर्ट किया है वो है यूएसए, यानी कि यूएसए हमारे माल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। और यूएसए दोस्तों तीसरी रैंक पर भी रहा है भारत में सबसे ज्यादा पैसा लगाने के मामले में। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट हमारा क्या है? आरबीआई द्वारा जारी जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण मतलब फॉरेन लोन, ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता। मेरा पता है एमपीपीएससी से भरोसा फैक्ट के मामले में बिल्कुल उठ गया है, क्योंकि एमपीपीएससी कुछ भी फैक्ट उठा के पूछता है यार। तो तुम्हें कभी कोई फैक्ट लगे बिना तो सर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुछ भी आ सकता है। अभी हमने बताया ना वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। 148.91 ट्रिलियन रुपया, ये क्या है? ये भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय है, नेट नेशनल इनकम, वो भी पुरानी कीमतों के अनुसार। तो ये कितना भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये देखो कि ये मार्च 2024 के अंत तक भारत के ऊपर कितना फॉरेन लोन चढ़ा हुआ है।
तो 663.8 बिलियन डॉलर इतना भारत के ऊपर जो लोन है वो चढ़ा हुआ है, फॉरेन लोन है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट क्या है? तो अगला फैक्ट दोस्तों क्या कहता है, हाल ही में ISO 4201 2023 का प्रमाणन हासिल करने वाली विश्व स्तर पर पहली IT सेवा कंपनी कौन बनी है? इन्फोसिस। देखो समझो मेरी बात को, ISO क्या देता है? प्रमाण देता है, सर्टिफिकेशन देता है। क्या देता है? प्रमाण देता है, सर्टिफिकेशन देता है। और जब भी ये सर्टिफिकेशन नंबर है 42001 और आगे जो 2023 लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो सर्टिफिकेशन है ये ISO ने कब लॉन्च किया होगा? 2023 में। ठीक है, अगर आगे 2024 लिखा होता तो वो उन्होंने सर्टिफिकेशन 2024 में लॉन्च किया होता। तो ISO जो इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफिकेट्स देती है क्वालिटी के, तो इन्होंने एक 4201 नाम का जो सर्टिफिकेट दिया है वो दिया है। और इन्होंने ये किसको दिया है ये सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है इन्फोसिस नाम की कंपनी को। यह सर्टिफिकेट इन्होंने किसको दिया है? इन्फोसिस नाम की कंपनी को दिया है। और अब इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है ये चीज आप जो है जान लीजिए। ये जो 42 ये आपका ना पता है कहां आ सकता है? ये आपका ना यूनिट 9 के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपसे पूछ क्योंकि यूनिट 9 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये क्वेश्चन वहां बन सकता है कि ये जो सर्टिफिकेशन है ना 42001 वाला, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से इसका मतलब दोस्तों ऐसा हो गया, अब ये सर्टिफिकेट इन्फोसिस को प्राप्त हो गया। अब पता है इसका मतलब क्या है कि इन्फोसिस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करती है, परंतु नैतिकता के दायरे में रहते हुए, एथिकल गाइडलाइंस की सीमा के भीतर रहते हुए। इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया कि ये सर्टिफिकेट इन्फोसिस को क्यों मिला है? क्योंकि अब ये इस बात की गारंटी हो चुकी है कि इन्फोसिस किसका प्रयोग करेगी? AI का, परंतु नैतिकता के दायरे में रहते हुए, एथिकल गाइडलाइंस के दायरे में रहते हुए। तो आई होप कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आप बता दोगे कि इसका संबंध किससे है? AI का उपयोग करने से, और वो भी नैतिक दायरे के भीतर रहते हुए। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं पर दोस्तों जो है विश्राम देते हैं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला लेक्चर। अब मैं यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करूँगा। तो क्योंकि अभी लंबा है, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा और खींच दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, लंबा है, 2 से 3 पार्ट लग सकते हैं। और फैक्ट्स में क्या है कि मैं अंधाधुंध बस आके आपको फैक्ट्स बता नहीं रहा हूँ कि ये है, रीडिंग नहीं हो रही यहाँ पर। आपको खुद भी पता है रीडिंग में करता नहीं हूँ, बिल्कुल नफरत है मुझे उस चीज़ से। होगा तो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, समझाया जाएगा तो पूरा समझाया जाएगा, ताकि आजू बाजू की सारी चीज़ें जो हैं इसमें निपट के आएँ, कवर होके आएँ। 2 से 2 पार्ट मुझे और लगेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, दूसरा और तीसरा और लगेगा। और ये वाले जो आर्थिक समसामयिकी है, मिसलेनियस वाला, ये सेक्शन जो है समाप्त हो जाएगा। 2025 तक पूरा अपडेटेड मामला आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज में जो समाचार है ना दोस्तों, वो लगातार चलते रहेंगे। ये मत समझना कि समाचार जो है बंद हो जाएंगे, ठीक है? देखो, समाचार चलते रहेंगे। और याद रख लेना, ये क्रांति बैच में लेक्चर नंबर 31 है। और जब आप ये लेक्चर देखोगे, उस लेक्चर के 24 घंटे के भीतर ही भीतर 32 नंबर का लेक्चर भी, क्योंकि मैं क्लियर हूं, मुझे पता है कि आप लोगों की डिमांड मुझसे जो है वो स्ट्रेटेजी की थी कि सर स्ट्रेटेजी बताओ, सेल्फ स्टडी की, कैसे हम प्रीलिम्स क्रैक करें, तो वो तो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी आपकी मुझसे डिमांड केवल क्रांति बैच की है प्रीलिम्स तक, तो मुझे बस केवल यही डिमांड आपकी पूरी करनी है। तो मैं पूरे दिन इसी पे काम करूंगा, आपको यही प्रोवाइड करूंगा। ऑफलाइन लेक्चर्स के अलावा जो दूसरा मेरा काम होगा वो यही होने वाला है। तो लगातार वीडियोज अब मैं इसी की डालूंगा। अब मेरा भी लोड खत्म हो गया आपकी डिमांड सुन के, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो अब अगला जो आएगा वो पार्ट नंबर 2 आएगा और लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। टॉपिक यही वाला सेम रहेगा और वहां पर लेक्चर नंबर हो जाएगा दोस्तों 32। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।